आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बाड लेंथ के बारे में। लास्ट टाइम हमने बाड एनर्जी को डिटेल से पढ़ लिया। बाड एनर्जी और बाड लेंथ जो होते हैं ये तकरीबन सेम है। आप लोगों को अगर बाड एनर्जी की समझ आई है तो इसको समझना भी आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोग को कहा था कि बाड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बाड लेंथ। तो बाड लेंथ भी उधर भी मैंने आप लोग को समझाया था, लेकिन यहाँ पर टॉपिक है तो इसको फिर से हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखना बाड लेंथ है क्या चीज, एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक दो एटम है जिन्होंने एक दूसरे के साथ बाण बनाए हुए हैं। अब ये सपोज करो इस ये जो डॉट मैंने लगाया है ये इस एटम का न्यूक्लियस है और दूसरा डॉट दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। अब एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस का नाम सिंपल आप लोगों के पास बाड लेंथ होता है। ये कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर मैंने डिफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है। कोवेलेंटली बॉन्डेड आयनिक बॉन्ड का हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। और सिमिलरली इस चैप्टर के अंदर हम सारी बातें कोवेलेंट बॉन्ड की कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने कोवेलेंट बॉन्ड लिख लिया। अब देखना ये जो बॉन्ड लेंथ होते हैं इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल टेक्निक दैट इज एक्सआरडी, एक्स रेज डायफ्रैक्शनल एनालिसिस। इसी तरह इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शनल एनालिसिस से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिमिलरली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं एनएमआर। एनएमआर के जरिए से भी हम एक्सपेरिमेंटली कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरह ये जो बॉन्ड लेंथ होता है इसको मेजर करते हैं कौन सी यूनिट के अंदर, डिफरेंट यूनिट है जिसके अंदर हम बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं। उसमें एक है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर के। इसी तरह इसको हम कैलकुलेट करते हैं एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर के। और साथ में हम इसको कैलकुलेट करते पीएम यानी पीको मीटर के अंदर। 1 पिकोमीटर बराबर होते हैं 10⁻⁻12 मीटर के अंदर। चूंकि ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये बहुत शॉर्ट होता है, दैट्स वाई इसको मीटर किलोमीटर इन चीजों के अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसको हम स्मॉल यूनिट दैट इज नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं। अब डिफरेंट फैक्टर हैं जो इस बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आप लोग को बॉन्ड लेंथ को वैसे जब हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। देखना फॉर एग्जांपल आप लोग के पास ये कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है दैट इज हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन है। अब अगर आप लोग हाइड्रोजन को देखते हो तो इसका न्यूक्लियस से लेकर ये जो वैलेंस शेल या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उस तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसलिए इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा इट कैन ओनली बी डिफाइंड practically it cannot be measured because hydrogen exists in H2 form that is covalent bonded molecule। ये covalently bonded molecule है तो that's why इसका जो रेडियस होगा इसको हम बोलेंगे covalent radii। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन जब इसके साथ मिलेगा तो ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर हो जाएगा। यहां से यहां तक का जो रेडियस है और यहां से यहां तक का जो रेडियस है इन दोनों को आप लोग सम करो, इसका जो सम आएगा ये H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ होगा। और अगर आप लोग इसको देखते हो तो इसका ये जो सम है ये बराबर है 72 या 74 पिकोमीटर के, 74 पिकोमीटर के। तो एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, इसको आप लोग सिंपल 2 के ऊपर डिवाइड करोगे तो एक का जो हो जाएगा वो तकरीबन 37 पिकोमीटर के बराबर होगा। देखना 37 पिकोमीटर का एक हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई जिसको हम बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग क्लोरीन वाले केस में देखोगे तो ये एक क्लोरीन के एटम है और ये दूसरे क्लोरीन के एटम है। एक क्लोरीन के एटम और दूसरे क्लोरीन के एटम ने एक दूसरे के साथ बाण बनाए कोवेलेंट बाण।
अब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और क्लोरीन वाले जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये एक साडी इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन और एनएमआर से हमारे पास मैयर है। मोस्ट ऑफ द केसेस इसको हम एक साडी से मैयर करते हैं और आप लोग के जो बुक है उसके अंदर ये मेंशन है। अगर आप लोग ये जो डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ क्लोरीन वाले केस में देखोगे, Cl2 वाले केस में, तो इट इज इक्वल टू 198 पिकोमीटर के। ठीक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में ऐसा होगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो इसके केस में एक का रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई दूसरे की कोवेलेंट रेडियाई को आप लोग सम करो तो वो 198 पिकोमीटर के बराबर हो जाएगा। या ये दोनों का बॉन्ड लेंथ है तो इसको अगर आप लोग 2 के ऊपर डिवाइड करोगे तो एक क्लोरीन का जो कोवेलेंट रेडियाई है यानी यहां से यहां तक का जो फासला है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 99 पिकोमीटर के। अब यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो एक हाइड्रोजन का जो रेडियस है ना, अब इधर आते हैं थोड़ा सा। एक हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट रेडियस है एक हाइड्रोजन का वो कितने, वो 37 है। और एक क्लोरीन का जो रेडियस है ना वो कितना है, कोवेलेंट रेडियस जो है ना वो कितना है, वो है आप लोग के पास 98। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितने है, वो है 37। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितने, वो है 99। तो सर जिस तरह आपने यहाँ पर 99 और 99 को जमा किया है तो ये 198 के बराबर है। सिमिलरली जिस तरह आपने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 37 को प्लस किया है तो ये 74 के है। तो यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने, दैट इज 37। सिमिलरली एक क्लोरीन का जो यहाँ न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो कितने, यहाँ हमने मालूम किए वो है 99 पिकोमीटर के। तो 37 और 99 जब मैं एक दूसरे के साथ इनको जमा करूंगा तो यहाँ पर ये जो मालिक्यूल है HCl का मालिक्यूल, तो इस यहाँ पर लेक्चर मैंने बना लिया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब सारा कुछ लिखा हुआ मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ, दोबारा फिर लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैंने बाद में वीडियो देखी तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं आई हुई थी। देखना यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 136 पिकोमीटर के बराबर आ गया कैलकुलेटेड। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल एक्सआरडी से देखा तो ये जो बॉन्ड लेंथ था ये 136 नहीं था जबकि ये 127 था। क्योंकि जो फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब HCl चूंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है तो इस पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ और कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन केस ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा दो बॉन्डेड एटम के बीच में, उतनी ही आप लोग के पास जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ और कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ है उसके अंदर फर्क आएगा। जिस तरह मैंने ये हेलोजन एसिड लिखे हुए HF, HCl, HBr और HI, यहाँ ये जो 108, 136, 151 और 171 ये जो है ना ये कौन से बॉन्ड लेंथ है, ये कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ है। कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ मैंने आप लोग को बता दिया, दोनों मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट रेडियाई को हम सम करते हैं जिस तरह यहाँ पर हम देखिए। जबकि एक्सपेरिमेंटल हम एक्सआरटी से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड है और ये वाली एक्सपेरिमेंटल है। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के दरमियान फर्क आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज शॉर्टर देन कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा उतनी आप लोग के पास बॉन्ड लेंथ कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल के अंदर डिफरेंस ज्यादा होगा। जिस तरह यहाँ पर डिफरेंस देखते हो तो 16 का, यहाँ पर 9 का, यहाँ पर फिर 8 का, यहाँ पर फिर 9 को जाएगा। यानी इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना नहीं है लेकिन HF के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। और आप लोग के एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl is 127 while the calculated bond length of HCl is 136, एक्सप्लेन वाई। वाई के लिए आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नीड लेना है और इससे आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। सेकंड जो फैक्टर है which affect the bond length that is hybridization, and bond length is inversely proportional to s character in hybridization। यानी जितना s character बढ़ेगा उतनी आप लोग के पास bond length शॉर्टर होगी। जिस तरह यहाँ पर sp3, sp2, sp,
sp3 में s करेक्टर 25 है, sp2 में 33 है और sp में 50 है। तो जितना इस करेक्टर ज्यादा है बॉन्ड लेंथ उतना कम है। तो यहाँ पर अगर आप लोग sp3 में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, sp2 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, sp3 में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 angstrom, carbon carbon double bond length 1.33 angstrom, and carbon carbon triple bond length is 1.20 angstrom. मीन टू से इस करेक्टर जितना बढ़ गया हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो गई। ये हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट है। थर्ड वन इज एटॉमिक रेडियस, दो बॉन्डेड एटम के दरमियान जो रेडियस होते हैं वो तो डिस्टेंस होते हैं, वो तो बॉन्ड लेंथ है, जबकि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के दरमियान। जबकि एटॉमिक रेडियस मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सिर्फ डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करते। अब अगर आप लोग H2 को देखते हो या F2 को देखते हो, इनका एटॉमिक रेडियस सिर्फ हम डिफाइन करते हैं, इनका जो रेडियस होता है दैट इज कोवेलेंट रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के बजाय अगर हम कोवेलेंट रेडियस बोले तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर ये जो एटॉमिक रेडियस होते हैं ये मेटालिक भी हो सकती है, कोवेलेंट भी हो सकती है, वंडरवाल भी हो सकती है। यहाँ पर हमारा लेना तो कोवेलेंट के साथ है, तो दैट्स वाई मैं इक्विवेलेंट का वर्ड यूज करूंगा विच इज मोर सुटेबल। तो देखना यहां पर अगर आप लोग F2Cl2 Br2 और I2 में देखते हो, F2 के जो एटॉमिक रेडियस है या कोवेलेंट रेडियस है वो कम है, साइज छोटा है, इसके भी साइज छोटा है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आप लोग के पास शॉर्ट होगा, यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर और बढ़ेगा। यानी जितना एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा उतनी आप लोग के पास बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। चूंकि एक एटम इतना सा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस होगा, दूसरे का भी इधर तो इतना हो जाएगा। अब एटॉमिक रेडियस इतना हो गया तो दूसरे वाले का भी इतना, ये बढ़ गया। ये तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक रेडियस जितना बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। फोर्थ वन इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड लेंथ, यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो जितना बढ़ेगा अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। इस तरह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। अगर आप लोग इन तीनों में देखोगे तो एफ एफ का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, एन एन से, एन एन का ज्यादा है सी सी से, तो दैट्स वाई इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इसका कम होगा और इसका और कम हो जाएगा। तो ये डिफरेंट फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। वीडियो में थोड़ी गड़बड़ होगी लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होने। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डायपोल मूवमेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।